देखिए, आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा, दो लोग जिनकी एक की तो बहुत छोटी जॉब लगती है और एक की अच्छी खासी जॉब लगती है, अच्छा कमाने लगता है, और आपको लगता है यार जो अच्छा कमा रहा वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा करने वाला है लाइफ में। लेकिन जब आप 10, 15, 20 साल बाद उनको देखते हैं तो आप कई बार ये पाते हैं कि जो कम कमा रहा था उसने काफ़ी अच्छा एस्टेब्लिश कर लिया, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिया, अच्छा घर बना लिया, सब कुछ अच्छे सेटल कर लिया। और जो अच्छा कमाना जिसने स्टार्ट किया था उसने इतना कुछ अच्छा नहीं कर पाया जितना उससे एक्सपेक्टेशंस थी। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो माइंड सेट होता है वो बहुत अलग होता है। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो 25-30 हज़ार रुपए में भी कुछ पैसा बचा लेंगे, और कई लोग आपको मिलेंगे कि जो 1 लाख कमा रहे होंगे, उससे ज़्यादा कमा रहे होंगे, फिर भी कहेंगे यार मेरे पास तो पैसा ही नहीं है बचाने के लिए। तो ये सबसे ज़रूरी स्टार्ट जो होता है वो माइंड सेट से होता है। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे माइंड सेट के बारे में, और हम इस बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे आप डिफरेंट सेगमेंट जो होते हैं सैलरी के, एक सेगमेंट 25 to 30,000 का, एक 50-60,000 का, एक 1 लाख एंड बियॉन्ड, आप कैसे उस लेवल पे इन्वेस्ट करें। आप जब 25-30,000 पे हैं, मान लीजिए स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, 50-60 पे आपको क्या करना है क्या नहीं करना, और 1 लाख प्लस के बियॉन्ड पे आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम इस वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले सेगमेंट पे बात करते हैं 25-30,000, जहाँ पे ज़्यादातर अगर आप स्टार्ट करते हैं आपकी सैलरी, तो जनरली वहाँ पे ज़्यादातर लोगों की सैलरी वहीं पे स्टार्ट होती है 25 to 30,000 के बीच। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि यार इसमें इन्वेस्ट ही क्यों करना है, क्योंकि अभी तो आपकी सैलरी बहुत कम है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप कम पैसे में बचाना सीख गए, आप वहाँ पे इन्वेस्ट करना सीख गए और अपनी नॉलेज को आपने बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो आप जब ज़्यादा पैसा कमाने लगेंगे तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इवन आपकी जो सेविंग रेट है वो और बढ़ेगी। सेविंग रेट का मतलब होता है अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो पहले आप 20 रुपये बचाएंगे, लेकिन जब आप 200 कमाएंगे तब आप वहाँ पे 20% यानी कि 40 रुपये नहीं, इससे भी ज़्यादा बचा पाएंगे, क्योंकि आपका जो एक्सपेंसेज हैं, जो फिक्स एक्सपेंसेज हैं आपके, वो इतने ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। अगर आपकी सैलरी बढ़ी तो आपका इन्वेस्टमेंट का जो रेट है, जो सेविंग रेट है, वो ज़्यादा बढ़ेगा, बजाय आपके जो खर्चे हैं वो नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आपका माइंडसेट इस तरीके का हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 25 to 30,000 के बीच में। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप कम से कम आप ये मानिए कि उसका 20% तो आपको बचाना है, यानी कि 25,000 का 20% हो गया 5,000 रुपीज़। तो अगर आप स्टार्ट करते हैं 5,000 से भी, और अगर आप लंबे टाइम तक आप SIP स्टार्ट करते हैं, तो आप अगर म्यूचुअल फंड में SIP स्टार्ट करते हैं 5,000 की फॉर 30 ईयर्स, तो आप देखेंगे अगर आप 14% का CAGR रिटर्न मान के चलेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपका जो कॉर्पस है, जो आपका इन्वेस्टेड कॉर्पस है, वो 18 लाख होगा, लेकिन आपका जो टोटल वैल्यू उस टाइम पे बनेगी वो 2.7 करोड़ बनने वाली है, जो कि एक बहुत अच्छा अमाउंट है। इवन आफ्टर 30 लाख भी इसकी अच्छी खासी कीमत होने वाली है, अगर आप 6 से 7% इन्फ्लेशन को भी काउंट करते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपकी सैलरी कम हो तो आपको एक डाइवर्सिफिकेशन नाम की जो चिड़िया है उससे आपको बिल्कुल दूर रहना है। कई लोग आपको बताएंगे कि यार थोड़े से अमाउंट की पहले FD करा ले, थोड़ा इन्वेस्टमेंट पहले इमरजेंसी फंड बना ले, या फिर ऐसे बोलेंगे कि कुछ डेट फंड में इन्वेस्ट करो, कुछ गोल्ड में करो, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आपको पकड़ा देंगे। लेकिन आपको ये चीज़ समझना है कि जो वेल्थ क्रिएशन पे हैं आप, क्योंकि आपका जो अभी पैसा है वो बहुत कम है, आप वेल्थ प्रोटेक्शन पे नहीं है, आप वॉरेन बफे नहीं है कि अभी आपका कैपिटल बिलियंस में हो गया है तो आप कुछ पैसा रियल एस्टेट में डाल के आप उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पे बहुत स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत बिगिनर से स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे टाइम पे क्या होगा, अगर आप बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर देंगे तो आपका जो रिटर्न है वो डाइल्यूट हो जाएगा। क्या होगा कि 6 से 7% का इन्फ्लेशन है लगभग हमारी कंट्री में, और अगर आपने बहुत जगह डाइवर्सिफिकेशन कर दिया, कुछ अमाउंट डेट फंड में डाल दिया जहाँ आपको 7-8% मिलने वाला है मुश्किल से, कुछ आपने गोल्ड फंड में डाल दिया, वहाँ पे भी लगभग आपको 8-9% इतना ही मिलने वाला है, और कुछ आपने इक्विटी में डाला जहाँ पे आपको 14-15% का रिटर्न मिलने वाला है, तो आपके साथ क्या होगा, जो ओवरऑल जो रिटर्न है ना आपका, वो बहुत कम हो जाएगा, वो 10 से नीचे आ जाएगा, सिंगल डिजिट रिटर्न आ जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो आपका यहाँ पे वेल्थ तो नहीं बनने वाली, आप ये मान के चलिए। और इवन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि अभी आप 5,000 की SIP कर रहे हैं तो आपका फोकस होना चाहिए कंसंट्रेशन में, तो आपको म्यूचुअल फंड भी कम से कम खरीदने हैं। अगर आप मेरी माने तो मैं तो यहाँ पे अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं सिंपल सा ये काम करता कि 50% जो अमाउंट है वो तो एक इंडेक्स फंड में डाल देता, यानी 2500 की SIP एक इंडेक्स फंड में कर देता। इंडेक्स फंड में करने से क्या फ़ायदा होता मुझे, क्योंकि आप ये मानिए कि लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड का नेगेटिव रिटर्न होने वाला है नहीं, ज़ीरो होना उसका ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और आपको जो यहाँ पे CAGR मिलेगा वो आराम से 12-13% के लगभग आपको CAGR मिल जाएगा।
उसके अलावा 50% आप क्या करेंगे, किसी फ्लेक्सी कैप या स्मॉल कैप फंड में आप डाल सकते हैं। अगर आपका रिस्क एपेटाइट थोड़ा कम है तो आप लार्ज कैप मिड कैप में भी जा सकते हैं। पर फिर भी मैं यह कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी आप वेल्थ क्रिएशन की जर्नी पे हैं तो आपको रैपिड या आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए, ऐसे टाइम में आपको 15, 16, 18, 20% के रिटर्न पे भी आपको टारगेट करना है। तो आपने 50% तो इंडेक्स फंड में डाल दिया, तो आप ये मेक श्योर करेंगे कि यार निफ्टी और सेंसेक्स जितना रिटर्न तो मुझे आने वाला है ही। उसके अलावा जो 50% है वो आपको एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करने में आपकी हेल्प करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, आप पूछेंगे कि यार मैं डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकता हूँ क्या इस टाइम पे? लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप थोड़ा डायरेक्ट स्टॉक से दूर रहिए, क्योंकि ये बहुत रिस्की हो जाएगा। वहाँ पे आपको 5,000 रुपये में डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलने वाला, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको 5,000 रुपये में 30 कंपनी, 40 कंपनी, 50 कंपनीज में म्यूचुअल फंड के थ्रू अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। उसके साथ अभी आपको, क्योंकि आप बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं, तो अभी आपको क्या कोशिश करनी है कि आप एक पैसिव इनकम का सोर्स बनाएं। आप साइड में काम करें, जब भी आप ऑफिस से फ्री होके आएँ शाम को तो कुछ भी सीखें, कोई स्किल पे काम करें, कोडिंग सीख लें आप, या फिर आप कोई फ्रीलांसिंग जैसे वीडियो एडिटिंग हो गई, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, वेबसाइट मेकिंग हो गया, या इस तरह का कुछ भी स्टार्ट करें। खुद का यूट्यूब चैनल आप स्टार्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज आप स्टार्ट कर सकते हैं कुछ, और सीखें कुछ नया। और आप, क्योंकि आप बिगिनर है, आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, तो आपको फाइनेंस के बारे में भी सीखना है, तो यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। तो आपको क्या करना है, आपको डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना, यहाँ कंसंट्रेशन आपको अच्छा रखना है। क्योंकि आपको मैंने बताया कि अगर आपको 14% का रिटर्न मिलता है, वो सिर्फ आपको, आप जब कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाएंगे तभी मिल पाएगा आपको। तो अगर आपको 14% का CAGR मिलता है तो आप देख सकते हैं कि 30 साल में एक बहुत अच्छा कॉर्पस आपके पास बढ़ रहा है। और मैं ये मान के तो चल ही रहा हूँ कि जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपकी सैलरी भी बढ़ने वाली है। तो ये 5,000 एक स्टार्ट हम समझने के लिए समझ रहे हैं, इसके बाद में आपको पता है कि ये धीरे धीरे वैसे भी इंक्रीज होने वाला है, तो आप पहले ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो सेकंड में हम स्टार्ट करते हैं जब आपकी सैलरी 50-60,000 के लगभग हो जाती है। अब हमने जैसे स्टार्ट में बात की थी कि आपका जो सेविंग रेट है 20% है, अब हम यहाँ पे सेविंग रेट थोड़ी सी बढ़ाएंगे और उसको 25% कर देंगे। तो 50,000 का 25% हो गया 12,500। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप 12,500 रुपये मंथली इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि 1.5 लाख आपको साल के इन्वेस्ट करने को मिल रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे टाइम में आप क्या कर सकते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करने के लिए अब आप यहाँ पे डायरेक्ट स्टॉक में भी आ सकते हैं। अब आप सोचेंगे यार एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करने से क्या होगा, क्योंकि वो तो रिस्की हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और आपको 12% रिटर्न मिलता है तो आपका पैसा लगभग 20 साल में 10 गुना होता है। वहीं अगर आप 16% आपको रिटर्न मिलता है तो वही पैसा 20 साल में 24 गुना हो जाता है। तो ये जो डिफरेंस है वो आपको मिलता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करने की यहाँ पे अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। और अगर आप नॉर्मल SIP करते हैं और वही कैलकुलेशन रखते हैं आप 14% का रिटर्न 30 साल के लिए, तो आपका जो टोटल कॉर्पस बनने वाला है 30 साल बाद वो बनेगा लगभग 6.9 करोड़। देखिए मैं मान रहा हूँ कि 14% आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा कम भी रिटर्न मिले और हो सकता है ज़्यादा भी मिले। हमें पॉजिटिव रहना है, पर हम फिर भी मान सकते हैं कि अगर हम लॉन्ग टर्म देखें, अगर हम हिस्ट्री को समझें इंडियन मार्केट की, तो आपको 14% रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इवन ये जो एस्टिमेट है वो थोड़ा कंजर्वेटिव ही कहलाएगा। तो यहाँ पे बेस्ट ये रहेगा कि कुछ पैसा आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और कुछ पैसा आप डायरेक्ट स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आप बिगिनर से अभी अगले लेवल पे आए, अभी इतने एडवांस नहीं है, तो आपको क्या कर सकते हैं कि आप सिर्फ अभी लार्ज कैप और ब्लू चिप स्टॉक्स जैसे कि HDFC बैंक, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस, टाइटन, TCS, इन्फोसिस, इस तरह की जो कंपनीज है आप उसको देख सकते हैं। और उसमें भी इन्वेस्ट करने के तरीके हैं। देखिए ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है कि ये स्टॉक अच्छे हैं और फ्यूचर में आपको अच्छा ही रिटर्न देंगे, पर आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप TCS में गए, आपने उसका लॉन्ग टर्म मीडियन PE देखा और मीडियन PE मान लीजिए 40 का था उसका 5 का, लेकिन आज अगर जो उसकी प्राइस है वो उसका जो मीडियन PE है वो 30 रह गया और कंपनी के जो फंडामेंटल है वो सेम है। तो ऐसे टाइम पे आप यहाँ पे इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। और हो सकता है आपको जहाँ 14% का रिटर्न मिल रहा था आपको म्यूचुअल फंड में, वो रिटर्न यहाँ पे 18 या 20% हो जाता है। और मैंने आपको बताया कि आपको लॉन्ग टर्म में अगर आप एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करते हैं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एक तरीके से आपका एक डाइवर्सिफिकेशन भी मान सकते हैं आपका। हालांकि असेट क्लास यहाँ पे सेम है,
उसके अलावा आप ETF की तरफ भी जा सकते हैं कि निफ्टी IT अभी ऊपर से हाई से आपको पता है पिछले 1 साल में काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस रहा है, तो आप उसको भी देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो वहाँ पे भी आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो अब आपको यहाँ पे मिक्स करना है और आपकी नॉलेज को तो बढ़ाना ही है, और साथ में अगर आपको अभी भी अपने ऑफिस से टाइम मिलता है, आप टाइम निकालते हैं, तो आपकी पैसिव इनकम भी शुरू हो जाएगी। और अगर वो हो गया और आपने कुछ कैश फ्लो असेट्स में भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो आपके लिए चीज़ें बहुत बेटर होती जाएंगी। और क्योंकि देखिए हमने बात की थी आप कम पैसे में भी 20% बचा रहे थे, तो अब ज़्यादा पैसा होगा तो आप 25-30% बचा सकते हैं, इवन ज़्यादा भी बचा सकते हैं, क्योंकि अब आपका माइंडसेट जो है वो पैसे बचा के इन्वेस्ट करने का हो गया। अब हम थर्ड लेवल पे बात करते हैं, जब आपकी सैलरी लगभग 1 लाख या उससे ऊपर हो जाती है, तो ऐसे केस में क्या करते हैं आप कि आप 40% का सेविंग रेट रख सकते हैं, 50% भी रख सकते हैं। ये सब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल आपके लिए वेरी करेगा। तो मान लीजिए आप 40,000 मंथली आपके पास इन्वेस्ट करने के हैं, तो अब यहाँ पे पिक्चर बिल्कुल चेंज हो जाती है और डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगी। यहाँ पे अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी खुल जाएंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप इन्वेस्टमेंट जो है आप उसको अच्छे से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। असेट डाइवर्सिफिकेशन आप कर सकते हैं। उसमें आप क्या कर सकते हैं, कुछ आप रियल एस्टेट में मान लीजिए आप होम लोन लेके कोई कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं, वहाँ आप अपना असेट बिल्ड कर सकते हैं। आप गोल्ड में कुछ पार्ट डाल सकते हैं, आप डेट फंड में जा सकते हैं, अच्छा इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको बिजनेसेस में इंटरेस्ट है तो आप वो देख सकते हैं। अब आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे और ये काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। उसके अलावा आपको इक्विटी में तो इन्वेस्ट करते रहना चाहिए उस टाइम भी, कुछ पैसा वहाँ, और अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन आप कर पाएंगे इक्विटी में। अब आपके पास टाइम आता है कि आपको ज्योग्राफिकल रिस्क भी आपको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। आप यूएस स्टॉक्स की तरह देख सकते हैं, या कई सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि यूएस की कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप डायरेक्ट यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट ना करके यहाँ पे उसमें इनडायरेक्टली म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट यूएस स्टॉक बहुत ज़्यादा रिस्की भी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। किसी कंपनी का थोड़ा भी रिजल्ट खराब आता है तो उसको इस तरह से पनिश किया जाता है जैसे कोई ये कंपनी ख़त्म हो गई। आप रातों रात देखेंगे 40-50% वहाँ पे डाउन हो जाता है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएंगे तो आपको थोड़ा सा आपके जो डाइवर्सिफिकेशन है वो मिलेगा और आपको जो इतनी वॉलेटिलिटी नहीं होगी। उसके अलावा देखिए सबकी इंडिविजुअलिटी है, और आप उस लेवल से 30,000 में चल के 1 लाख आए तो आपको 5-6-7 साल भी लगेंगे। उसमें आपकी जो फाइनेंस की नॉलेज है वो भी धीरे धीरे काफ़ी बढ़ती जाएगी। उसके अलावा मिड कैप स्टॉक, स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी जा सकता है। इट्स ऑल इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, लेकिन आपको बेसिक जो इस पूरे वीडियो में समझना है वो ये समझना है कि जब आपकी सैलरी कम है तो आपको क्या करना है, ऑल एंड ऑल इक्विटी में जाना है आपको। और आपको पूरा आपको वेल्थ का जो, अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाना है, डाइवर्सिफिकेशन की तरफ नहीं जाना। उसके बाद में थोड़ा डाइवर्सिफाई करना है जब आपकी सैलरी बढ़ती है। उसके बाद जब और बढ़ती है तो और बढ़ता है, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन भी बहुत बढ़ जाएंगे। फ्यूचर में जब आपके पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा, हो सकता है आप PMS के थ्रू भी जा सकते हैं, आप स्टॉक्स में, और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप एक पर्टिकुलर फुल टाइम फाइनेंशियल एडवाइज़र आप हायर कर सकते हैं। तो आपको फंडा जो समझना है वो इस तरीके से समझना है कि आपको जो सैलरी है वो इस तरीके से इन्वेस्ट करनी है। तो अगर आपको मज़ा आया, कुछ नया सीखने को मिला आपको, अगर आपकी लाइफ में मैंने कोई वैल्यू ऐड करी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपने नहीं किया है अभी तक, और भी वीडियोस विजिट करें जिसमें मैंने इंडेक्स फंड के बारे में बताया है, स्टॉक मार्केट की क्लासेस भी चल रही है, म्यूचुअल फंड के बहुत सारे डाउट आपको यहाँ पे क्लियर होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव और बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जिनको ये चीज़ें जानने की ज़रूरत है उनके साथ शेयर भी करें।